तो आज ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बेसिकली है क्या, एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस या कहीं कहीं इसको जो है थ्योरी भी कहते हैं। तो दोनों बातें यहाँ पे लागू होती हैं। इसी से एक्सप्लेन होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ था, और इसको प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम लेन मार्गुलिस, 1970 में ये प्रपोज किया गया था। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं या दो सिनेरियो हैं, यानी कि दो वेरिएंट्स हैं इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी के। तो वो वेरिएंट्स क्या क्या हैं हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। पहला जो सिनेरियो है वो कहता है, उसको कहते हैं हम आर्कियोजोन सिनेरियो, और दूसरा है सिम्बायोजेनेसिस सिनेरियो। इन दोनों को एक बहुत ही छोटे और सिंपल डायग्राम के माध्यम से हमने एक्सप्लेन किया है। जैसे आर्कियोजोन सिनेरियो का एक सेकंड जरा, हम्म आर्कियोजोन सिनेरियो में ये कहा जा रहा है कि एक पुरानी सेल है, होस्ट सेल जिसको कह रहे हैं, और वो बेसिकली कैसी सेल है, इट इज ए माइटोकॉन्ड्रियल यूकैरियोट। ठीक है, इसका मतलब कि ये यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ए माइटोकॉन्ड्रियल। तो ना समझ में आए तो लिख भी देते हैं यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। और ऐसी सेल को क्या बोला गया, आर्कियोजोन। अब इस सेल में जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा रहा है, इसमें आता है एक प्रोटोमाइटोकॉन्ड्रियल एंडोसिम्बायोन्ट। तो प्रोटो से आप कह सकते हैं कि बेसिकली ये और कुछ नहीं थी, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल ही थी जो इस यूकैरियोट होस्ट के अंदर एंटर कर गई, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये सेल जो है वो बिहेव करने लगी। तो बेसिकली हम अच्छा, अगर यहाँ पे ये पूछना चाहें कि जो प्रोटोमाइटोकॉन्ड्रियल एंडोसिम्बायोन्ट था या रहा होगा, ये किस तरह का प्रोकैरियोट रहा होगा, या किस तरह की बैक्टीरियल सेल रही होगी, ये एनारोबिक या एरोबिक या कैसा क्या रहा होगा, बताओ। आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो? यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा, ठीक है, तो जवाब भी दे दो। एरोबिक रहा होगा सर, क्योंकि ऑक्सीडेशन यूज करता है ये ऑक्सीडेशन करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही एरोबिक रेस्पिरेशन पार्टिसिपेट करना है, तो ये बैक्टीरिया भी एरोबिक ही रहा होगा। तो अंदर जाने के बाद इसने अपना जो काम है वो शेयर कर लिया विद द होस्ट सेल। खैर, सिंपल सी बात है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम सिम्बायोजेनेसिस सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे क्या हिसाब किताब है
कि यहाँ पे जो होस्ट है वो प्रोकैरियोटिक है। तो इन दोनों सिनेरियो में यही बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ होस्ट यूकैरियोटिक सेल थी और यहाँ पे होस्ट जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसको प्रिमिटिव सेल या आर्कियल सेल कहते हैं। और इसके अंदर ये अल्फा प्रोटोबैक्टीरियम या प्रोटियोबैक्टीरियम भी कहते हैं कई जगह, ये एंटर कर गया। एंड नाउ दिस अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम स्टार्टेड एक्टिंग एज माइटोकॉन्ड्रिया। अब सवाल ये आता है कि अल्फा क्यों कह रहे हैं। देखिए बेसिकली प्रोटियोबैक्टीरिया जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मतलब है कि जो मिनिमम न्यूट्रिएंट पे सरवाइव कर सके वो अल्फा कहलाता है, और बीटा के लिए जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होती है वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है। तो सरवाइव ऑन मिनिमल न्यूट्रिएंट्स। और बीटा के साथ कहानी क्या है कि दे रिक्वायर मोर और से सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स। तो बस ये है बेसिक डिफरेंस दोनों में। अच्छा, अब कहानी ये है कि जब ये अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम होस्ट सेल के अंदर चला गया, उसके बाद ये जो होस्ट सेल थी जो कि प्रोकैरियोटिक थी, वो इवॉल्व हुई एंड एक्वायर्ड न्यूक्लियस एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन आफ्टर एंट्री ऑफ अल्फा प्रोटोबैक्टीरियम। तो अब जब ये, तो पहले ये एंटर कर गया, उसके बाद इसने न्यूक्लियस एक्वायर किया, और कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं वो फॉर्म होना शुरू हुई। ऑर्गेनेल्स और क्या है, सेल के अंदर की कंपार्टमेंट ही तो हैं। तो इस तरह से ये सेल बाद में यूकैरियोट या यूकैरियोटिक सेल में तब्दील हुई। तो ये सिम्बायोजेनेसिस है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब हमको देखना है कि क्या एविडेंसेस हैं एंडोसिम्बायोसिस को सपोर्ट करने के लिए आज की डेट में। लेट्स सी। सबसे पहला एविडेंस क्या है, हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, यानी खुद से ये रेप्लिकेट कर सकता है। और ये कैसे, बैक्टीरिया की तरह डिवाइड करता है। जैसे बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होता है उसी तरह से इसमें भी बाइनरी फिशन होता है। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है IMM, इट इज़ वेरी सिमिलर टू बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन कॉम्पोजिशन। यानी कि बैक्टीरिया की, अब चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया तो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो ये बाहर की मेम्ब्रेन हो गई, और सपोज करिए कि ये उसके अंदर की मेम्ब्रेन हो गई। तो इसका जो कॉम्पोजिशन होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन, वो बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होगा। ये है बैक्टीरिया, ठीक है, ये बराबर इसके। तीसरा पॉइंट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए सिमिलर टू बैक्टीरिया। हम जानते हैं बैक्टीरिया के पास भी खुद का डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी। चौथा सिमिलैरिटी क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो राइबोसोम्स जिस तरह के पाए जाते हैं, और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, दे आर सिमिलर टू बैक्टीरिया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चीज़ें जाती हैं और बाहर निकलती हैं उससे, तो बैक्टीरिया में भी सिमिलर केस होता है। फिर पांचवा है माइटोकॉन्ड्रिया अप्रोक्सीमेटली सेम साइज एज बैक्टीरिया। तो ये भी एक एविडेंस हो गया एंडोसिम्बायोसिस के लिए। छठा क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस वो कई तरीके की एंटीबायोटिक्स के द्वारा इनहिबिट कर दी जाती है, जैसे क्लोरामफेनिकॉल है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। और इट इज़ वेल नोन फैक्ट कि ये सारी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया को भी इनहिबिट कर देती हैं। तो ये भी बहुत सिमिलैरिटी हो गई। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म तक एंटीबायोटिक्स खाने से हमारी सेल को भी नुकसान हो जाता है। पूरी सेल नहीं खत्म होगी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अगर धीरे धीरे कम हो जाएंगे तो सेल के सर्वाइवल पे काफ़ी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है। तो ये बातें हो गई एविडेंसेस ऑफ एंडोसिम्बायोसिस की।
अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनहेरिटेंस होता है वो बेसिकली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाता है, या इसको हम लोग मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो मैटरनल हो रहा है तो इसका मतलब कि यूनिपेरेंटल होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में यूनिपेरेंटल ही होता है, लेकिन कुछ यूकैरियोट्स में ये बाई पेरेंटल भी होता है, जैसे बडिंग यीस्ट की बात करें। साइटोप्लाज्मिक या मैटरनल इनहेरिटेंस का आइडिया है आप लोगों को कि नहीं है, बताओ। जी सर है। ठीक है, पढ़े होगे उसमें। खैर ये आएंगी चीज़ें, ये बाद में आएगा। लेकिन इसका मतलब यही है कि सिंपल ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा बता देते हैं ब्रीफ। मान लीजिए ये स्पर्म है, ठीक है, और ये एग है, ओवम है, और ओवम के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है इस तरह से। तो स्पर्म जब ओवम से फ्यूज करता है तो क्या होता है, ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसी को इंसर्ट करता है जल्दी, और ये डीएनए जो है स्पर्म का वो जाके फीमेल यानी एग के डीएनए से, या हाँ डीएनए से फ्यूज कर जाएगा। डीएनए मतलब समझो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मटेरियल की बात कर रहे हैं हम। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस जाइगोट के पास जो साइटोप्लाज्म आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो तो ओवम से ही आ रहा है। और साइटोप्लाज्म के जो कंटेंट्स हैं इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया वो भी ओवम ही दे रहा है। ओवम यानी माता से मिल रहा है, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस। तो ये है ब्रीफ में अगर इसकी हम बात करें। खैर आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनकी ओरिजिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट की जाती है, तो इसलिए उनका भी जिक्र यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो उसको किस कैटेगरी में, माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड ऑर्गेनेल्स की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। तो जैसे कुछ प्रोटिस्ट्स हैं, सम प्रोटिस्ट्स आर अडाप्टेड टू एनॉक्सिक और माइक्रो एरोबिक एनवायरमेंट्स एंड लैक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पूरा लिख देते हैं। एनॉक्सिक का मतलब क्या हो गया कि जहां पे ऑक्सीजन ना हो। माइक्रो एरोबिक का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, तो या तो ऑक्सीजन एब्सेंट हो या माइक्रो एरोबिक या कम ऑक्सीजन की कंडीशन हो, और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया उनमें एब्सेंट हो। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ऐसी कंडीशन में ग्रो करेगा उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया तो बेकार ही है, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल ही क्या उसके सेल के अंदर। तो ऐसे कुछ प्रोटिस्ट पाए जाते हैं, जैसे ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। ये एक प्रोटिस्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पेशली वेजाइना में पाया जाता है, इन्फेक्शन इसका होता है, और वहाँ पे एनेरोबिक कंडीशन होने की वजह से इसका जो सर्वाइवल है वो फेवरेबल हो जाता है। तो ऐसे प्रोटिस्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि एटीपी और हाइड्रोजन इन दोनों की सिंथेसिस करते हैं। और ये काम जो ऑर्गेनेल करता है उस ऑर्गेनेल का नाम क्या है, हाइड्रोजेनोसोम। हाइड्रोजिनोसोम सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी ओरिजिन की बात अगर हम करें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये भी है जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी ये भी बना रहा है सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, बस एक अंतर क्या है कि ये हाइड्रोजन बना रहा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाता, और इसी की वजह से इसका नाम भी हाइड्रोजिनोसोम रख दिया गया।
अब सवाल ये आता है कि ये एटीपी बनाता कैसे है, तो उसके लिए ये क्या करता है, पायरुवेट का फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल हो गया। तो पायरुवेट का फर्मेंटेशन ये करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किस तरह से फॉस्फो, या जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इन सब में डिफरेंस हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं, तो उसमें कुछ बहुत ऐसा नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे एटीपी बनता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी जो एटीपी बनता है उसमें ऑक्सीजन तो कंज्यूम होती नहीं है, तो वो सबस्ट्रेट लेवल का ही फॉस्फोराइलेशन होता है। इवन क्रेब साइकिल में भी जीटीपी का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे फॉस्फेट के एडिशन से फॉस्फो एटीपी का निर्माण हो, और फॉस्फेट किस में ऐड करेगा, एडीपी में, डाइफॉस्फेट में। तो अच्छा, अब ये पायरुवेट फर्मेंटेशन के दौरान बेसिकली होता क्या है कि पायरुवेट टूटता है तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स में, एसीटेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन या मॉलिकुलर हाइड्रोजन में टूटता है, और जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा, क्योंकि इस ऑर्गेनेल का काम ही क्या है, हाइड्रोजन का, मॉलिकुलर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना। अब हाइड्रोजन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसके लिए ज़रूरत है, इस पे अभी शोध चल रहे हैं। बहुत क्लियर पिक्चर अभी सामने नहीं आई है, जब आएगी तो आपको भी पता चलेगा। So hydrogenosome has an incomplete TCA cycle and electron transport chain। ये बात ध्यान रखनी है कि TCA साइकिल इसमें कंप्लीट नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कंप्लीट नहीं होती है, अनलाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में तो दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। इट हैज़ नो साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम एब्सेंट होता है। तो क्यों क्यों साइटोक्रोम एब्सेंट होता है, मतलब क्यों ज़रूरत नहीं है इसको साइटोक्रोम की, बताओ, बता सकते हो, गेस कर सकते हो, सोचना इस चीज को, गेस करना। अगला है जो ऑर्गेनेल विच इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, या जिसकी ओरिजिन माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रेस की जाती, वो है माइटोसोम। तो इट इज अनदर ऑर्गेनेल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ओरिजिन। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एंड इट इज फाउंड इन सम यूनिसेल्युलर एनारोबिक पैरासिटिक यूकैरियोट्स। ये बात ध्यान रखिएगा, दैट डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे यूकैरियोट्स जो यूनिसेल्युलर हैं, एनारोबिक हैं, पैरासिटिक हैं, जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका आपको मालूम है, जियार्डिया लाम्बिया, माइक्रोस्पोरिडिया, ये सब पढ़ चुके हैं आप डिटेल में, तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। अब माइटोसोम जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं दे आर हाईली रिड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब क्या हो गया, छुपे हुए। तो क्रिप्टिक माइटोकॉन्ड्रिया इनको हम कह सकते हैं, तो माइटोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक बॉडीज, माइटोसोम्स। दे आर अनेबल टू जनरेट एटीपी, एटीपी भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। दे आर ऑल्सो मोर रिड्यूस्ड देन हाइड्रोजिनोसोम्स। तो सवाल ये है कि अगर ये एटीपी नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो इनका काम क्या है, रोल क्या है इन द ऑर्गेनिज्म इन विच दे आर फाउंड। बताओ, ये वाला तो पढ़े हो तुम लोग। बोलो, तुम लोग यार आज सो रहे हो क्या। हाँ बोलो। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये है कि माइटोसोम्स जब एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर और क्या कर रहे होंगे, किस लिए ये इनके अंदर पाए जाते हैं, एंटामीबा के लिए और ये जियार्डिया के अंदर। जो सारे पैरासाइट्स हैं। हाँ ठीक है, पैरासाइट्स हैं, तो फिर और क्या काम करता होगा अगर ये एटीपी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो।
तो खैर जान लीजिए, उसको गेस कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसलिए हम बता ही दे रहे हैं। माइटोसोम्स बेसिकली एक स्टोरेज साइट की तरह एक्ट करते हैं, है ना। तो ये इनका बेसिकली काम क्या है कि दे एक्ट एज आयरन सल्फर क्लस्टर असेंबली। तो क्योंकि ऑल्दो दे आर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया बट दे आर अनेबल टू जनरेट एटीपी, तो ठीक है, जिस चीज़ का काम खत्म हो जाता है उसका, अब जैसे घड़ा है, घड़े में पानी भर दिया गया, पानी ठंडा हो गया, पानी पी लिए, अगले दिन फिर वही किए, 1 महीना तक पानी भर के पीते रहे। उसके बाद क्या होता है, घड़े में धीरे धीरे पानी ठंडा होना बंद हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पानी जब ठंडा होना बंद हो जाएगा तो घड़े का क्या काम करेगा आदमी? भाई या तो दूसरा घड़ा ले आएगा तो पिछले वाले को तोड़ के फेंक देगा। लेकिन गांव गड़ा में लोग क्या करते हैं, उस घड़े को रख देते हैं, उसी में अनाज रख देते हैं, गेहूं चावल दाल रख दिए, अब स्टोरेज का काम कर रहा है। तो वही काम इस माइटोसोम का है। जब मेन काम नहीं कर रहा है तो फिर एडजंक्ट काम करे, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है, टारगेटिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स। टारगेटिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स, इसका मतलब क्या है? तो पहली चीज तो ये समझिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन्स हैं वो 2 टाइप के राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसाइज की जाती हैं। पहला तो 80S साइटोसोलिक राइबोसोम्स और दूसरा 70S मैट्रिक्स राइबोसोम्स। मैट्रिक्स मतलब किसकी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की, ऑफ कोर्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले भी करते हैं और 80S साइटोसोलिक, लेकिन हिसाब किताब अगर इसका लगाया जाए तो अबाउट 99% of mitochondrial proteins are encoded by nuclear genes and are synthesized by cytosolic membrane free ribosomes। इसका मतलब क्या हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रोटीन्स हैं उसके लिए भी न्यूक्लियर जीन से ही कोड करती हैं 99% केसेस में। और जब न्यूक्लियर जीन कोड करेगी तो ऐसे कोडॉन्स को पढ़ने और उससे प्रोटीन बनाने का काम साइटोसोलिक राइबोसोम्स का होगा। तो ये हो गई हमारी सेल, और इसमें ये न्यूक्लियस से निकल के आया जो भी एमआरएनए था इस तरह से, और राइबोसोम्स ने इसमें प्रोटीन वोटीन बना दी। चलो ठीक है भाई, बन गया। अब ये जो प्रोटीन यहाँ से निकल कर आई, ये है क्या? बेसिकली ये है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। तो अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है तो दिस प्रोटीन मस्ट एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो जाना चाहिए। तो अब यही सवाल आता है कि आखिर ये जो प्रोटीन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे जाएगी? उसका जवाब हम लोग अब देखते हैं। तो these proteins are translocated into mitochondria post translationally and in unfolded state। यानी कि ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया और अभी फोल्डिंग नहीं हुई है इस प्रोटीन की, और इसी स्टेट में इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो प्रोटीन्स हैं ये जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं तो इनके अलग अलग डेस्टिनेशंस होते हैं। तो अलग अलग जगह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पहुंचेंगी। तो प्रोटीन्स इंपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया हैव सेवरल डेस्टिनेशंस। तो अब सिंपल आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मालूम है तो आप गेस कर सकते हैं कि कौन कौन सा डेस्टिनेशन इसका होगा। तो ये क्या है? ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन,
के बीच में क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और सबसे अंदर क्या है, मैट्रिक्स। तो यही वो 4 डेस्टिनेशंस हैं जहां पे वो प्रोटीन्स जो साइटोसॉल से अंदर आ रही थी उनकी जरूरत पड़ेगी और वो लोकलाइज होंगी। तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में और अंदर गए तो, और अंदर गए तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर चले गए तो मैट्रिक्स। ये 4 डेस्टिनेशंस हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर साइटोसॉल में वो प्रोटीन बन रही है और उसको जाना है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, वो रास्ता कहाँ है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स होती हैं, इनका इंपोर्ट कराने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंस। यानी ये जो प्रोटीन होगी, इस प्रोटीन में कोई स्पेसिफिक जो है वो सिग्नल सीक्वेंस होगा जो कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया के लिए टारगेट करेगा। तो सपोज करो कि ये हो गया टारगेट सीक्वेंस। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे, चाहे आउटर मेम्ब्रेन चाहे इनर मेम्ब्रेन, उस पे इस प्रोटीन के लिए रिसेप्टर्स होने चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट है ट्रांसलोकॉन्स। ट्रांसलोकॉन्स का मतलब ट्रांसलोकेटिंग चैनल्स, ऐसे चैनल्स जिनके थ्रू ये एंटर कर सके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये 3 चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन के इंपोर्ट के लिए, अंदर लाने के लिए। अब इसमें अगर सिग्नल सीक्वेंस की हम बात करें स्पेशली, तो ये सभी माइटोकॉन्ड्रियल इंपोर्टेड प्रोटीन्स में होगा ही होगा, क्योंकि अगर सिग्नल सीक्वेंस नहीं होगा तो पहुंचेगी ही नहीं प्रोटीन अपने डेस्टिनेशन पे। और ये जो सिग्नल सीक्वेंस होते हैं, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेजर क्लासेस। 2 मेजर क्लासेस में कैटेगराइज किए जाते हैं, यानी कि 2 मेजर टाइप के होते हैं ये। एक जो होता है वो होता है एन टर्मिनल क्लीवेबल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंसेस, जिसको प्री सीक्वेंसेस भी कहा जाता है। तो अगर इस पूरे टर्म पे आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोटीन है सपोज करिए, तो इस प्रोटीन के एन टर्मिनल पे ये सीक्वेंस जो है वो मौजूद होगा, सपोज करिए यहाँ पे कहीं है, और ये जो टर्मिनल होगा वो एन टर्मिनल होना चाहिए, अंदर कहीं इसके कार्बोक्सी टर्मिनल होगा। और ये सीक्वेंस जो है ये क्लीवेबल है, इसका मतलब कि इसको डिटैच किया जा सकता है इस प्रोटीन से, और इसको प्री सीक्वेंस कहते हैं। दूसरा जो होता है वो है इंटरनल नॉन क्लीवेबल टारगेटिंग सीक्वेंस। तो ये आप देख सकते हैं, जो ऊपर वाला हमने एक तरह से बनाया था, ये इंटरनल सीक्वेंस का एग्जांपल है, यानी कि प्रोटीन के बीच में कहीं पाया जाएगा, एन टर्मिनल पे नहीं पाया जाएगा या किसी और टर्मिनल पे नहीं पाया जाएगा। तो 2 टाइप के हमने देख लिए, एक तो टर्मिनल सीक्वेंस है और दूसरा इंटरनल सीक्वेंस है। मेन चीज़ अगर हाईलाइट करें यहाँ पे तो टर्मिनल और इंटरनल, इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब ये हैं क्या और इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले इंटरनल वाला देख लो, 2 ही लाइन है। इट कंटेन्स हाइड्रोफोबिक एलिमेंट्स, या से फॉर एग्जांपल हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, एंड इट इज़ नॉट फुली कैरेक्टराइज्ड। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों को अभी आज की डेट में जानकारी नहीं है, धीरे धीरे जैसे ही सूचना मिलेगी बढ़ेगा जानकारी। प्री सीक्वेंस की बात करें या जो टर्मिनल सीक्वेंस है, इट इज रिच इन पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक एमिनो एसिड्स, है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक एमिनो एसिड जैसे कि आर्जिनिन, लाइसिन, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड में भी रिच होते हैं ये प्री सीक्वेंसेस, जैसे कि सेरीन, थ्रियोनिन, अल्कोहलिक एमिनो एसिड्स हैं, ऐसे एमिनो एसिड जिनके पास OH ग्रुप है। इनके पास एसिडिक एमिनो एसिड्स जो है वो नहीं पाए जाते टर्मिनल सीक्वेंसेस में। इनकी जो लेंथ होती है इस सीक्वेंस की वो 10 से 30 एमिनो एसिड की होती है, एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंपोर्टेड माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स। तो 100 में से 60 प्रोटीन्स में टर्मिनल सीक्वेंस होगा, जबकि बाकी बची हुई जो है उसमें इंटरनल वाला होगा दूसरा।
तो इसमें कुछ ऐसा समझना नहीं है, सिंपल सी बातें हैं सारी। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इंपोर्ट पाथवे की, यानी कि किस किस रास्ते से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या किस किस प्रोसेस से प्रोटीन्स आती हैं। 5 मेजर इंपोर्ट पाथवे हैं माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स के लिए, एंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंस, कौन सा सिग्नल सीक्वेंस जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन के पास है। These pathways can be divided into 2 broad categories। तो भाई अगर उसके पास टर्मिनल सीक्वेंस है तो एक टाइप कर दिया, और अगर उसके पास इंटरनल सीक्वेंस है तो दूसरा टाइप कर दिया। तो यही 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। तो इसको आप ऊपर जो हमने देखा ही था, तो प्रिकर्सर प्रोटीन्स विद प्री सीक्वेंसेस या एंड टर्मिनल सीक्वेंसेस जो हमने देखा था, एक ग्रुप ये हो गया, और प्रिकर्सर प्रोटीन्स विद इंटरनल नॉन क्लीवेबल टारगेटिंग सीक्वेंसेस, दूसरा ग्रुप ये हो गया। अब इस ग्रुप में एक ही टाइप का होता है इंपोर्ट, एंड इट इज इंपोर्टेड बाय टॉम एंड टिम 23 कॉम्प्लेक्सेस। तो ये टिम टॉम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में कई बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब क्या होता है? टॉम का मतलब होता है ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, और टिम का मतलब होता है ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन। नीचे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो टिम ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन, टॉम जो है ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। तो ट्रांसलोकेशन चैनल्स हैं, चैनल प्रोटीन्स हैं बेसिकली, जो कि इंपोर्ट कराएंगी प्रोटीन्स का। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें टिम और टॉम एंड टिम 23 कॉम्प्लेक्सेस में, तो इसमें कई सारी, या हम इस तरह से कहें कि किस टाइप की प्रोटीन्स जो है उनको ये इंपोर्ट कराता है। ये पहला वाला ये जो कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, तो उसमें कई सारी इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ मैट्रिक्स की प्रोटीन्स जो होती हैं वो इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू इंपोर्ट कराई जाती हैं। दूसरे ग्रुप में हमारे बचे हुए 4 टाइप, हमने क्या बताया कि 5 मेजर पाथवे हैं प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाने के लिए। तो पहला जो है वो हमने ये देख लिया, बचे हुए 4 इधर हम देख लेते हैं। तो सिंपल ही है, देखिए अब इसमें क्या है कि इट इज इंपोर्टेड बाय टॉम एंड टिम 22 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे टिम 23 था, यहाँ टिम 22 हो गया। और इसमें किस टाइप की प्रोटीन्स को इंपोर्ट कराता है ये कॉम्प्लेक्स? तो सेवरल मल्टीपास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। टीएमपी का फुल फॉर्म समझ जाएंगे ना आप, लिख दो यहीं कहीं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अभी इसका एक डायग्राम देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा लोकेशन इनकी क्या है, कैसे है। तीसरा जो है, तीसरा कॉम्प्लेक्स तैयार होता है टॉम एंड सैम से। टॉम आप जान ही रहे हैं, सैम क्या है? सॉर्टिंग एंड असेंबली मशीनरी। इन सब का डिटेल नहीं ज़्यादा देखना है, टिम टॉम का ही देखना है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। और ये जिस टाइप की प्रोटीन्स का इंपोर्ट कराते हैं वो होती बीटा वैरल प्रोटीन्स ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। चौथा है हमारे पास, तो इसमें बड़ी हैंग कर जाता है कभी कभी। चौथा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स टॉम एंड MIA। टॉम वही है, MIA का मतलब होता है, सुपर कंप्यूटर से पढ़ाएं तब तो काम सही रहेगा। माइटोकॉन्ड्रियल इंपोर्ट नहीं, ऊपर वाला था ये, माइटोकॉन्ड्रियल इंपोर्ट एंड असेंबली, ये दूसरे टाइप का है। तो ये कॉम्प्लेक्स मिलके कई सारी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस प्रोटीन्स, ऐसी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस प्रोटीन्स जिसमें सिस्टीन मोटिव्स प्रेजेंट रहते हैं, उनको इंपोर्ट कराती है।
और फाइनली पांचवा टाइप जो कॉम्प्लेक्स का है वो है टॉम एंड एमआईएम। एमआईएम स्टैंड्स फॉर माइटोकॉन्ड्रियल इम्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें किस टाइप की प्रोटीन्स जो है वो इनकॉर्पोरेट होती हैं? दे आर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विद अल्फा हेलिकल ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आई गेस चल रहा है। आवाज आ रही है मेरी सब लोगों के पास तक? आ रहा है? नहीं? चलो देखते हैं। ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है ना? नेट तो ठीक ही चल आ रहा है। रही है सर, सही से आ रही है सर। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो ये डायग्राम, इसको थोड़ा सा अगर हम क्या कर दें, व्यू इसका छोटा कर दें हल्का सा। यस। तो अब यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं आसानी से कि ये हिस्सा है, ये आउटर मेम्ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई पूरी, ये भी लिपिड बाइलेयर की बनी हुई। और इसके अंदर आपको टॉम कई सारे नजर आएंगे। ये ऊपर पिंक कलर के जितने हैं सारे टॉम हैं। तो ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन में देखिए बीच बीच में छेद बने हुए हैं। इन्हीं चैनल्स के थ्रू प्रोटीन्स जो आ रही हैं साइटोसॉल से वो अंदर एंट्री पाएंगी। फिर ये ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस है, या इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और इसमें स्मॉल टिम्स दिख सकती हैं, क्योंकि टिम जो है बेसिकली कहाँ पे लाई कर रही हैं? इनर मेम्ब्रेन में। तो वो काफ़ी हद तक एक्सपोज रहती हैं इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और फाइनली हमारे पास अंदर की तरफ फिर मैट्रिक्स वाला जो पोर्शन आ जाएगा। इसमें मैट्रिक्स की जो प्रोटीन्स होंगी वो मौजूद रहेंगी। तो इस तरह से इनका कुछ नाम और एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे तो काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। बाकी टिम और टॉम कॉम्प्लेक्स का डिटेल जो मैकेनिज्म है ट्रांसलोकेशन की, वो हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे।